हर हर महादेव। आज मैं जो गुजरात में मोरबी बीच की जो ट्रेजेडी हुई है उसके बारे में कुछ बातें करूंगा, क्योंकि मैं एक क्वालिफाइड आर्किटेक्ट हूँ और मैंने 24 साल तक आर्किटेक्चर प्रैक्टिस की और 13 साल तक मैंने आर्किटेक्चर को 30 कॉलेज में पढ़ाया है और मैं 10,000 स्टूडेंट्स के कांटेक्ट में आया हूँ। तो इस सब्जेक्ट के बारे में मेरी नॉलेज इतनी तो ज़रूर है कि मैं इसको टेक्निकली एनालिस करके आपके सामने रखूँ। एक्चुअली देखो, मोटा मोटा मुझे ये समझ में आया कि जो ओरोवा जो कंपनी है जो गाड़ी और इलेक्ट्रिकल आइटम्स बनाती है, उसको ये झूलता पुल जिसको बोलते हैं गुजराती में झूलता पुल, उसको मैनेज करने के लिए मेंटेन करने के लिए दिया गया था। तो उनको टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह था और वो बोल रहे थे कि नहीं, हमको अगर परमानेंट दोगे तो ही हम इसको पूरा रिपेयर वगैरह हम करेंगे, तो हमको इसका कुछ रीज़नेबल फ़ायदा होगा। एक्चुअली इस बात में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम इस बात की है कि अगर टेम्परेरी भी समझो रिपेयर करते हो या कुछ करते हो, उसमें स्ट्रक्चरल जो इश्यूज़ है, जो मतलब स्ट्रक्चरल मतलब कि जो पुल की जो खड़े रहने के या वज़न उठाने की जो क्षमता है, उसमें अगर कुछ वीकनेस आ गई है तो उसको लेके कोई कॉम्प्रोमाइज़ टेम्परेरी भी नहीं हो सकता है। तो ये कैसा हुआ है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें जो मोरबी जो म्यूनसिपल ऑफिसर्स जो ये सब प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, उनको लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसमें कुछ करप्शन हुआ होगा, करप्शन हुआ नहीं हुआ दूसरी बात है। एक्चुअली वो तो करप्शन तो अगर हम टेक्निकल आदमी लोग लगाएंगे तो भी टेंडर का भाव बढ़ा के, पैसा बढ़ा के, और काम तो फिर भी सही करने का, लेकिन सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने का, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पैसा करप्शन में ले सकते हैं। ये वो बात नहीं है, कुछ और बात है। ये बात कुछ ऐसी है कि इश्यू को प्रॉपरली समझना नहीं है, इश्यू को प्रॉपर पर्सपेक्टिव में रखना नहीं है। तो जब भी ऐसी पब्लिक सेफ्टी की बात आती है, जिसमें जो ब्रिजेस वगैरह होते हैं, जो पुल वगैरह होते हैं, जो रेलवे में यूज़ होते हैं या रोड में यूज़ होते हैं, या जो वॉकिंग पुल होते हैं जिसको बोलते हैं फुट ओवर ब्रिज बोलते हैं उसको, उसमें सेफ्टी का मेजर जब आता है, सेफ्टी के लेके इश्यूज आते हैं, तो उसमें पहले तो ऑफिसर लोग को ये ध्यान रखना चाहिए कि इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, जीरो टॉलरेंस है। क्योंकि इसमें हम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। अगर कुछ जो अभी मोरबी में हादसा हो गया और जिसमें अभी 135 लोगों की मौत हो गई है, तो इसके जिम्मेवार कौन है? अभी उसकी जिम्मेवारी अगर मेरे हिसाब से जब फर्स्ट नंबर में डाला जाए तो ये जो म्यूनसिपल ऑफिसर्स है मोरबी के, वो लोग होंगे और बाकी के जो जिम्मेवार है उनको कंट्रोल नहीं करने के लिए भी ये मोरबी म्यूनसिपल ऑफिसर्स के लोग ही है। फॉर एग्जांपल समझो औरों को दिया कॉन्ट्रैक्ट, कोई बात नहीं, बहुत सारे मिठाई बनाने वाले, बहुत सारे दूसरा बिजनेस करने वाले कंस्ट्रक्शन में आते हैं। कुछ लोग बिल्डर बन जाते हैं, डेवलपर बन जाते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसकी प्री कंडीशन क्या है कि आप प्रॉपर प्रोफेशनल क्वालिफाइड टीम को हायर करो, जिनको इन सब चीज़ों की समझ हो, अच्छी जो जानते हैं कि इसमें मेन मुद्दे क्या है। एक्चुअली तो इस झूलते पुल में मेन मुद्दा स्ट्रक्चरल रिपेयर्स का था। जो उसका केबल स्ट्रैंड है जो रस हो गए थे, या जो भी उसके नट बोल्ट होते हैं, या कोई भी जो होती है उसकी जो भी उसको एंकरिंग के लिए जो भी यूज़ किया होता है, उसको प्रॉपरली चेक करके, उसकी स्ट्रेंथ चेक करके उसको रॉबस्ट और स्ट्रॉन्ग बनाना, ये फर्स्ट प्रायोरिटी था। तो पहले तो ये मेंटेनेंस की बात अलग है। पहले तो म्यूनसिपल ऑफिसर को पहले तो यही स्ट्रक्चरल स्टैंड
स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, उसके लिए ही टेंडर करना चाहिए था। फिर उसमें औरों में पार्ट ले तो ठीक है, नहीं है तो उसको अलग कर देता। कभी मेंटेनेंस पार्ट अलग है, ये अलग पार्ट है। पहली बात ये हो सकता है एक्चुअली, क्योंकि कोई औरवा जैसी कंपनी कोई ऐसी कंडीशन डाले हमको परमानेंट मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो ही हम ये काम करें वो काम करें, ये सब नहीं चलता है। ये चीज़ें प्री कंडीशन नहीं डाल सकते कोई किसी के ऊपर। स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी करनी ही है और वो पहले करनी है। और मेंटेन अगर उसको करने के लिए कुछ जो प्रॉब्लम है तो वो अलग कर दो, डीलिंग कर दो उसको, कि मेंटेन करने का कॉन्ट्रैक्ट का टेंडर बाद में भरेंगे। पहले ये स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी का टेंडर अभी निकाला है, ये इसके ड्राइंग्स है, ये इसका सब हमको क्या क्या चाहिए इसकी स्पेसिफिकेशंस है, और ये हम लोग होने के बाद हम चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे, फिर हम आपको पैसा देंगे। ये जब करते हो आप तो पहले तो वो कॉन्ट्रैक्टर का दिमाग में आ जाता है कि ये बहुत ही टेक्निकल बात है, तो मुझे कुछ इंजीनियर्स को हायर करना पड़ेगा, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स या जो भी ये सब मामले में जो जानकार है, जो जिनको एक्सपीरियंस है, उनको लेके आएंगे और फिर टेंडर भरेंगे। और टेंडर जीतने के बाद उसमें बाद में समझो करप्शन हुआ, कुछ पैसा जो भी एस्टिमेट हुआ बड़ा जो भी हुआ वो अलग बात है, उसका मेरे को इश्यू नहीं है। वो तो इंडिया में होते ही रहता है, इंडिया इसीलिए है ना, तो वो इश्यू नहीं है। इश्यू ये है कि जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होता है वो फैक्टर्स को म्युनिसिपल ऑफिसर्स, वो भी टॉप लेवल में जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो, और अगर वो टॉप लेवल का बंदा फेल हो गया है तो उसके ऊपर जो चीफ सेक्रेटरी है अर्बन डेवलपमेंट का वो जवाबदार है। और उसका जवाबदारी से अगर मिस्टेक निकली है तो फिर चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात जवाबदार है, और चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात का फेल हो तो फिर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जवाबदार है। जाती है एक्चुअली जवाबदारी, ऊपर तक जाती है एक्चुअली। तो ये इसके बारे में मैं थोड़ा बात करूँगा, मोदी जी के बारे में मैं थोड़ा बात करूँगा कि वो उसको गुजरात को एक सैटेलाइट स्टेट बना के वो जो दिल्ली से चलाते, ये भी ठीक नहीं है एक्चुअली। लेकिन उसकी मैं सेकंड पार्ट में बात करूँगा। फ़िलहाल इस मुद्दे को स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी को हैंडल करने दो मुझे। तो ये जो ऑफिसर है, जो टॉप लेवल का ऑफिसर है, अगर ये पढ़ा लिखा इंसान है, उसको जो पोस्ट में रखा गया है और उसको मालूम है कि ये जो चीज़ है सेफ्टी ऑफ पीपल, जिसमें लाइफ एंड डेथ का सवाल आता है, फिर चाहे एक हो या दो हो या 135 हो या 200 हो या 400 हो, किसी की भी एक भी बंदे की जान नहीं जानी चाहिए। तो स्ट्रक्चरल रिपेयर्स पहले कराना चाहिए था, उसके लिए प्रॉपर टेंडरिंग प्रोसेस करना चाहिए था। उसमें और वो पार्ट ले तो ठीक, नहीं ले तो जो दूसरे कंपनी लोग ले, वो प्रॉपर होने के बाद में फिर उसको मेंटेन करने का दूसरा टेंडर भी निकालना चाहिए था, जिसमें फिर और वो फिर पार्ट ले बोला अभी ये 15 साल करो, ये लाइफ टाइम करो, वो सब इसका भी इश्यू नहीं है एक्चुअली। उसमें भी जब फिर स्ट्रक्चरल रिपेयर्स का क्लॉज आएगा, जो भी टाइम टू टाइम चेक, और वो उसमें भी जब वापस दुरुस्त करने की ज़रूरत पड़ेगी, उसको वापस स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत पड़ेगी, फिर वापस वही ऑफिसर उसको दोबारा करने के लिए चाहे औरों के पास जाए या किसी और के पास जाए, वो हर बार होना चाहिए एक्चुअली। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते एक्चुअली। तो इसमें अकाउंटेबिलिटी है, कैपेबिलिटी है। ये जो मोरबी का जो म्यूनसिपल का जो भी हेड है उसको पकड़ के जेल में डालना चाहिए या उसको आंसर मांगना चाहिए। अगर सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला तो अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरी जो गुजरात का, उसके पास जवाब मांगना चाहिए। उसने ठीक से जवाब नहीं दिया तो गुजरात का चीफ मिनिस्टर जो भी है पटेल वगैरह, उससे जवाब मांगना चाहिए। उसने ठीक से जवाब नहीं दिया तो प्राइम मिनिस्टर मोदी से जवाब मांगना चाहिए। या उसके नीचे समझो वो हरदीप सिंह पुरी जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है जो सेंटर में, उसको भी पूछा जा सकता है कि भैया ऐसा कैसे हो रहा है एक्चुअली, क्यों यहाँ पे कोई इतनी जो सिंपल टेक्निकल बातें समझ नहीं पा रहा है एक्चुअली, और क्यों उसको ठीक से काम नहीं कर पा रहा है एक्चुअली। क्यों देखो भैया, मैं एक बात बोल रहा हूँ, ये हिंदुत्व वगैरह के बारे में बोलते रहते हो, ये हिंदुत्व वगैरह ये इस्लामिक राज्य वो भी चाकू छुरी तलवार से भारत बनने आ जाए उसके लिए हम लोग बात करते हैं। लेकिन हिंदुत्व की बात करते करते ये जो टेक्निकल सेंस हिंदू लोगों के पास होती है ना, जो एक काम करने का जो इंजीनियरिंग होता है उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते भैया।
और हिंदू लोग होशियार इंजीनियर लोग हैं, हिंदू लोग होशियार मैनेजर्स हैं, हिंदू लोग होशियार सीईओज हैं। तो ये बात नहीं है। तो ये जो बुद्धू जो मोरबी का जो म्यूनसिपल का जो चीफ है, उसको तो पहले पकड़ कर जेल में डाल दो एक्चुअली, या उसके पास जवाब मांगो। और फिर जो अर्बन सेक्रेटरी है गुजरात का, उससे जवाब मांगो कि भाई ये क्यों आपने इसको ठीक से इस बंदे को चेक नहीं किया एक्चुअली। तो ये जो जो हुआ। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा है, ये जो औरवे भी क्या कर रहा है, उसको अगर टिकट लेने के लिए कोई पैसा दिया, उसको कुछ मेंटेनेंस दिया, तो ये भी थोड़ा ग्रेडी बंदा है एक्चुअली। ये इसने न उसने कुछ ऐसा उसका फ्लोरिंग चेंज किया, अब उसमें भी फ्लोरिंग चेंज करने का आसान नहीं है। और पुराना फ्लोरिंग का वेट कितना है, नया का कितना है, और स्ट्रक्चरल लोड में कितना होता है, वो भी चेक करना पड़ता है। तो ऐसा जब तक स्ट्रक्चरल रिप्लेस ना हो तब तक फ्लोरिंग को टच ही नहीं करना चाहिए एक्चुअली। तो औरों का वो चीज़ भी मुझे समझ में नहीं है, किसने इंस्पेक्ट किया, किसने उसको ओके किया, ये भी एक इश्यू है एक्चुअली। फिर वहाँ पे आदमी कितने चढ़ रहे उसका कंट्रोल है एक्चुअली, ये भी बहुत सीरियस मैटर है एक्चुअली। वो टिकट के नंबर नहीं थे, कौन कितने आदमी वहाँ चढ़ रहे, ये भी कंट्रोल नहीं था। तो ये सेकंड लैप्स है। इसमें भी ओवरऑल का जो बंदा है, और उसमें भी वही जो ऑफिसर है मोरबी म्यूनसिपल का, वो भी जवाबदार है। फिर आता है सिक्योरिटी का, वो बंदे जो जाते हैं उनको भी कंट्रोल करना चाहिए, सिक्योरिटी पुल पे भी रहना चाहिए। मैंने वहाँ देखा कि कुछ बच्चे लोग वहाँ पे पुल पे कूद रहे हैं, या उसको धक्का मार रहे हैं, उसको हिला रहे, वो फन। या कई मैंने ऐसा भी सुना है कि टिकटॉक का वीडियो निकालने के लिए उसको एडवेंचर पुल बना दिया था। ये भी बहुत डेंजरस है एक्चुअली। इसको भी वहाँ का जो सिक्योरिटी वाले को या कोई ऑफिसर को इसको रोकना चाहिए एक्चुअली। ये सब एक्टिविटी भी ना और मैंने देखा, ना म्यूनसिपल ऑफिसर ने देखा। तो ये भी चूक हुई है। और जो लोग ने ये काम किया है, इसका वीडियो निकाल के इनको पकड़ो और इनको जेल में डालो पहले। ये भी कैपेबल है एक्चुअली। जैसे वो राइटिंग करके योगी जी फ़ोटो निकाल के जेल में डालते हैं, उसी तरह ये पटेल साहब जो गुजरात के सीएम हैं, उनको ये लोगों को वीडियो से फ़ोटो निकाल के जो उनको कहाँ रहते हैं उसको पकड़ के उनको जेल में डालो, वो भी रिस्पॉन्सिबल। और मैंने ये भी कुछ सुना है कि वहाँ पे पॉलिटिकली भी कोई मिसचिफ हो सकता है एक्चुअली। देखो अभी मैं है ना, ये आप आम आदमी पार्टी आपको लिए, तो मैं गुजरात के लिए रिक्वेस्ट भी नहीं करो पब्लिक के लिए कि भाई इसको वोट मत दो, क्योंकि मुझे मालूम है इनको वोट नहीं देने वाला है। इसीलिए ये लोग बहुत डेस्परेट हो गए। और ये डेस्परेट हो गए तो ये लोग पॉलिटिशियन लोग नहीं हैं एक्चुअली, ये लोग अर्बन नक्सल लोग हैं, ये लोग कम्युनिस्ट हैं, ये लोग एनार्किस्ट लोग हैं एक्चुअली। अभी देखो पंजाब में क्या हो रहा है एक्चुअली। पंजाब में देर दहाड़े एक शिवसेना का जो पंजाब शिवसेना का जो उसको सुशील कुछ है, उसकी मर्डर हो गया एक्चुअली, आज की बात है। तो ये पंजाब तो अभी गया, ये खालिस्तान वालों ने टेक ओवर कर लिया एक्चुअली। और ये केजरीवाल कुछ नहीं करेगा, वहाँ पे कुछ नहीं करेगा एक्चुअली। अभी वहाँ पे अभी मोदी साहब को और अमित शाह साहब को अभी आना पड़ेगा एक्चुअली। और वो स्टबल बर्निंग का भी अभी देखो केजरीवाल ने हाथ ऊपर कर दिया। ये अभी नॉर्थ इंडिया का इश्यू है। अभी ये नॉर्थ इंडिया हो गया, दिल्ली और पंजाब अभी नॉर्थ में आ गया है एक्चुअली। तो ये जो बंदा है, ये तो इसको तो बहुत ही सही इसको पकड़ना पड़ेगा। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट बंदा है एक्चुअली। ये बहुत ही ना, इसको पब्लिक सबक सिखाएंगे एक दिन आएगा। मेरे को पंजाब वाले ही करेंगे। पंजाब के जो सरदार लोग हैं ना, ये बहुत ही ऐसा उन्होंने भरोसा कर दिया। और उनको मैं ऐसा पंजाबी लोगों के बारे में, सिख लोगों के बारे में सुना है कि उन लोग को एक बार कुछ भी चखना चाहिए तो जहर भी चखते हैं लोग। तो उन्होंने अभी ये जहर चख लिया, अभी इसको थूकेंगे भी और उसका एंटीडोज भी लोग बनाएंगे एक्चुअली। और वो एंटीडोज है केजरीवाल के पार्टी को और मान को और केजरीवाल को देंगे एक्चुअली। अब थोड़ा सा रुको एक्चुअली। तो ये पुल के बारे में ये बात हो गया। तो ये जो कैपेबिलिटी ये जो ऑफिसर है मोरबी के पहले वन है उसकी है, फिर और वो कंपनी को ओनर की है, वो समझ नहीं पाया। वो गाड़ी बना रहा है, वो इशू नहीं है, दूसरे बिजनेस में जा सकते हैं, लेकिन कॉम्पिटेंट पीपल को हायर करना चाहिए। और वो हायर करने के लिए जो खर्चा आएगा, वो खर्चा वो टेंडर में डाल के फिर बाद में पैसे प्रॉफिट की बात करनी चाहिए। ये उसने नहीं ठीक से किया, ये और वाले ने।
और फिर लोकल जो स्टाफ है और वो के जो जिसने ये टिकट दे के 600-800 आदमी को वहाँ चढ़ा दिया, और फिर उनको भी वहाँ मॉनिटर नहीं कर रहा है, वो हिला रहे हैं और वो धक्का मार रहे हैं, वो भी नहीं किया। ये पूरी ट्रेजेडी के ये शॉर्ट में इसका ये एनालिसिस है जो मैं टेक्निकल होते हुए मैं दे रहा हूँ आप लोग को समझने के लिए। और मोदी साहब को मैं क्या बोल रहा हूँ, ये गुजरात को मुझे लग रहा है वो सैटेलाइट स्टेट की तरह चला रहे हैं एक्चुअली वहीं से। और ये जो चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर वो ऐसे ही धीरे धीरे उनका काम चल रहा है, लेकिन ये नहीं चलेगा मोदी जी। आपको इनको ये लीडरशिप गुजरात को उसको फ्रीडम देना पड़ेगा और थोड़ा उनको ग्रो होने का चांस देना पड़ेगा। आपने वो आनंदीबेन पटेल का भी वही बात हुई थी, वो जब वो पटेल आंदोलन में जो हुआ था, जो पाटीदार आंदोलन, उसमें भी वो हैंडल नहीं कर पाए तो बाद में उसको शिफ्ट करके उसको गवर्नर बना दिया। फिर दूसरे जो आए वो भी उनको भी वो मोदी जी के शैडो में काम कर रहे थे, जो वजूह भाई करके, मुझे नहीं वजूह भाई नहीं, क्या नाम था उनका, जो भी नाम है मुझे नाम याद नहीं रहते, मैं बाद में फ्लैश कर दूंगा। फिर अभी ये पटेल जो दूसरा ये वापस ये पाटीदार को समझाने के लिए लिया है पॉलिटिकली, ठीक है, लेकिन फ्री हैंड देना पड़ेगा, थोड़ा लीडरशिप को ग्रो करना पड़ेगा, उनको गलती करने दो, थोड़ा डिसीजन लेने दो, अकाउंटेबिलिटी लेने दो मोदी जी। ये मेहरबानी करके ये रिक्वेस्ट है आपसे। तो ये वीडियो में इतना ही, ये मैं अर्जेंटली ये वीडियो निकाल रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि ये बात मुझे समझानी थी, बतानी थी पब्लिक को। फिर एक दूसरा वीडियो लेके आऊँगा। हर हर महादेव। मोरबी का मैंने वीडियो शूट कर दिया था, फिर आज मुझे कुछ नई इन्फॉर्मेशन पता चली तो मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ एक्चुअली। उसमें जो एक अच्छी खबर ये है कि जो सोहन सिंह जाला जो चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर है मोरबी का, उसको सस्पेंड किया गया है। डेप्यूटी अर्बन सेक्रेटरी उसने ऑर्डर निकाला है। मैंने आपको बोला था ना कि अगर कुछ भी होता है इस केस में, अगर चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर जवाब नहीं देता ठीक से, तो फिर अर्बन डिपार्टमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट का, वो जवाब उसको देना पड़ता है। तो अभी स्टेट गवर्नमेंट ने वही डेप्यूटी अर्बन सेक्रेटरी के थ्रू ये ऑर्डर निकाला है एक्चुअली, कि जब तक ये इंक्वायरी चल रही है। एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है कि पूरे मामले को लेके एक इंक्वायरी बैठाई है, जिसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी किस पे जाएगी एक्चुअली। और मोस्टली मेरा जो बोला वही है, पहले अकाउंटेबिलिटी वही सोहन सिंह जाला की है, फिर उसने औरों को ठीक से कंट्रोल नहीं किया, और औरों के थ्रू जो वहाँ पे बिना मतलब के ज़्यादा आदमी भर दिए। मुझे ऐसा लास्ट काउंट में पता चला 600 आदमी ब्रिज पर चढ़ गए थे, जबकि उसकी कैपेसिटी 125 की है एक्चुअली। तो ये सब जो लैप्सेस हुए हैं, इसमें पहला तो यही आएगा सोहन सिंह जाला, फिर औरों का मालिक आएगा, वो भी कोई पटेल है एक्चुअली। तो इसमें कोई लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि बीजेपी इसके पे सॉफ्ट जा रही है। मैं अभी तक वो ऐसा कुछ वो नहीं दूंगा, वोटर्स नहीं दूंगा। और दूसरी अच्छी बात यह है कि मोदी साहब खुद वहाँ पे वो साइट पे भी गए थे, हॉस्पिटल भी मरीज़ को मिलने गए थे। और फिर मैं ऐसे भी कुछ कमेंट देख रहा हूँ जो व्हाट्सएप में चल रहा है कि उनको जाने के पहले हॉस्पिटल को वाइट वॉश किया गया, ये किया गया, वो किया गया। फिर देखो ये लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में कुछ डिसीजन लेते हैं वो लोग, हाँ, तो ठीक है ना, उसमें क्या है, वो उसी बहाने हॉस्पिटल का पेंट हो गया एक्चुअली। लेकिन अभी इंडिया की जो पॉलिटिक्स है ना, ये थोड़ी उस तरफ जा रही है। लोगों की जान गई वो उस कोई बात नहीं है एक्चुअली, बात कुछ और चल रही है। कैसे हर एक बात मोदी जी के उसमें फॉल्ट निकाला जाए। देखो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मोदी जी एकदम पाक साफ़ है और सब कुछ अच्छा है बीजेपी में, ये नहीं कहूँगा, लेकिन आज की तारीख में मोदी जी और बीजेपी हिंदू जो भारत के जो है 110 करोड़, उनका हित को रक्षा करते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, उसमें जो कमियां रहेगी हम लोग उसको कर देंगे पूरा, फ़िलहाल उसकी इशू नहीं है। लेकिन ये जो सभी जितनी भी सरकारें आगे के आने की है वो सारे हिंदू वोट से आनी है एक्चुअली, फिर चाहे वो बीजेपी हो चाहे कोई भी पार्टी हो।
कोई भी इलेक्शन में अभी जो मुस्लिम वोट का विटो से अगर कोई भी गवर्नमेंट आती है जो सेकुलर टाइप की, जैसे एसपी, जैसे आरजेडी, जैसे कांग्रेस, जैसे टीआरएस जो अभी बीआरएस बन गई है ना, भारत राष्ट्रीय समिति, देखो क्या तरीका है गोइंग नेशनल एक्चुअली। फिर जो अभी डीएमके है तमिलनाडु में, जो सीपीएम है वहाँ केरला तो कौन कैसे सीपीएम और कांग्रेस को ये है। मैं बीजेपी को एक टिप देता हूँ, जब भी सीपीएम हारेगी ना तो वो कांग्रेस को वोट दे देंगे, उनके कैडर्स को और उनके वोटर्स को। तो बीजेपी को जितना है तो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स कांग्रेस को वहाँ जिताना पड़ेगा, कि जब भी बीजेपी जीतने को लगेगी तो सीपीएम बोलेंगे कांग्रेस को दे दो, 3 टर्म्स के बाद सीपीएम बोलेगा ये तो बहुत हो गया भैया आप, है ना। तो एक टिप दे रहा हूँ मैं आपको। और दूसरा भी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि बीजेपी यूनिट जो है केरला की वो मिसगाइड कर रही है बीजेपी को एक्चुअली, वो ठीक से जो बातें नहीं बता रहे हैं। ये भी हो सकता है उसमें ये सीपीएम और कांग्रेस वाले के एलिमेंट घुस गए हो और वो लोग ने पूरा बीजेपी को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है एक्चुअली। क्योंकि एक बार बीच में कुछ स्टेटमेंट आया था, बीजेपी ने केरला को सोमालिया से कंपेयर किया था मोदी जी ने वहाँ पर कोई भाषण में। तो मोदी जी तो वहाँ लोकल सिचुएशन जानते नहीं है, तो उनको किसी लोकल बीजेपी लीडर ने लिख के दिया होगा। तो ये जो इस टाइप की जो आ रहे हैं सब इनपुट बीजेपी यूनिट से, वो बीजेपी की जो पॉलिसी है या जो तरीका है उसके साथ मैच नहीं कर रहा है एक्चुअली। तो थोड़ा उसमें भी बीजेपी को देखना चाहिए एक्चुअली। मैं कोई टिप दे रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ 4 साल रहा हूँ एक्चुअली केरला में, तो मैं बता रहा हूँ क्या वहाँ हो रहा है एक्चुअली। तो अपने टॉपिक पे आते हैं। अभी ये जाला को सस्पेंड कर दिया है, मेरे हिसाब से तो उसको जेल में डालना चाहिए। आखिर में वही होगा, उसकी कैपेबिलिटी आएगी तो जो भी सज़ा उसकी होगी उसको करना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि जो वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन तो ठीक से हो गया, लेकिन एक दूसरा वीडियो मैंने देखा, कोई भाई ने भेजा है कि वहाँ पे बीजेपी का एक्स एमएलए, वहाँ पे अभी फ़िलहाल तो कांग्रेस का एमएलए है एक्चुअली, तो बीजेपी का एक्स एमएलए और बजरंग दल वहाँ जाके उन्होंने 150-200 आदमी को उन्होंने हेल्प किया है। वो वीडियो भी मैं आपको डाल देता हूँ एक्चुअली। और दूसरा ये पंजाब का मैंने बताया था ना कि पंजाब के जो आपको केजरीवाल को जो जवाब देने वाले सरदार लोग ही है, वो अभी जो जहर उन्होंने जो चखा है अभी वो थूक देंगे और पूरा वैक्सीन बनाएंगे। तो वो वैक्सीन भी रेडी हो गई है। देखो वो लोग अभी हिमाचल में जाके क्या कर रहे हैं, उसका वीडियो भी मैं आपको डाल देता हूँ, तो दोनों देखिए। तो ये अपडेट के साथ ये मैं मोरबी का ट्रेजेडी का कंक्लूड करता हूँ। हर महादेव, फिर मिलेंगे। शुक्रिया। Dear friends, my name is Ratnakar Bhatt. Now, I just wanted to give a small feedback on this Morbi Bridge disaster. It's really heartening to see that so many people, 140 or etc., have died. I'm really sorry about that. But one thing the media has totally silenced, censored, and hid from you is the fact. This fact is, the moment the bridge collapsed, the ex-MLA, Mr. Kantilal Amrutia, he was a ABVP leader and an RSS Karyakarta, Swayam Sevak, and later on he went on to become the MLA, ex-MLA, and he was defeated by Congress this period. The moment the bridge collapsed, this Kantilal, within 5 minutes, went to the bridge, jumped inside the water, and rescued 15 people. Remember, he is not the MLA, he is an ex-MLA. He could have said, no, it's not my party, this MLA should have come. He didn't say that. He jumped and saved 15 lives. And within no time, I say within 10 minutes, even before the governmental rescue operation, those people could come, many Bajrang Dal activists or Karyakartas went there, and those who couldn't swim jumped into the water and saved 150 lives. Remember, Bajrang Dal saved 150 lives. Now these Lutyens media, whoever it is, these rascals are so ashamed that they did not even try to inform me that an ex-MLA from BJP has rescued 10 lives or 10 to 15 lives, and Bajrang Dal has rescued 150 lives. Or else imagine what could have been the death toll. Shame on this media here. They want to portray Bajrang Dal as a villainy or else what you call a Rakshasas people.
whereas Bajrang Dal has been there, RSS has been there, every time there has been a disaster. Within no time, at least you understand this. I just wanted to inform that yes, wherever there is disaster, even before the government comes, RSS appears there. Because for RSS, these Bajrang Dal actors did not save anybody because they were Hindus or Muslims or Christians. There were many Hindus, many Muslims, many Christians on the bridge, and people who are non-BJP also were there on the bridge. But yet the Bajrang Dal activists jumped into the river and saved because they care for this country. Please remember, sir, they are Deshbhakts. Jai Hind. आप जिसको मर्जी वोट डालो, लेकिन हमारी बेनती आपसे ये है कि आम आदमी पार्टी को गलती से वोट मत डालना। हम आपको बेनती करने आए हैं, नहीं तो आप पढ़े लिखे इंसान हो, फेसबुक न्यूज चैनलों पे पंजाब से देख सकते हो, पूरा पंजाब धरने पे बैठा हुआ है। पंजाब का किसान, पंजाब का मजदूर, पंजाब का जवान, और जिस वादे से इनने आम आदमी पार्टी ने पंजाब से वोट ली थी कि हम नशा मुक्त कर देंगे पंजाब को, नशा पहले से पंजाब में दुगना के तिगना हो गया है। हम आपसे बेनती ये करना चाहते हैं, बहुत हमारे पंजाब में भी इनने बहुत झूठे वादे कर हमारे से वोट ले ली पंजाब से। हमने तो गलती कर ली है, लेकिन आप भाइयों को हम बेनती करने के लिए आए हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी को वोटे डाल के आप गलती मत कर लेना, क्योंकि हमका पंजाब का 5 साल का बेहतर इनने खराब कर दिया है। लेकिन आप ये गलती मत कर लेना, हम आपसे बेनती करने के लिए आए हैं। हम आपसे बेनती ये करते हैं भी आपको ये नहीं हम कहना चाहते कि किसी पार्टी को वोट डालो, हम किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं रखते, लेकिन लेकर सबका बेनती करने आए हैं। आम आदमी को पूरा पंजाब देखने में डूब गया है। इन्होंने वादा किया था कि हम रंगला पंजाब बनाएंगे, हम हरा भरा पंजाब बनाएंगे, वो भगवंत मान जी ने बोला था, लेकिन एक भी किसी का कि इन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया। पूरा आवाम, पूरा वर्ग रो रहा है सर, सड़कों पर धरने मार के बैठा है। भगवंत मान की कोठी के आगे किसान यूनियन ने 20 दिन धरना लगाया, हमने लगाया और टीचरों ने लगाया। मेरा कहने का मतलब ये है कि पूरा पंजाब रो रहा है। हम चाहते हैं कि हरियाणा वासी मत रोए, पहले उनको आगाह करते हैं कि इनको वोट मत दो, ठगी लगेगी, बिल्कुल आपके साथ मकारी हुई। आम आदमी पार्टी के खिलाफ आप हरियाणा में चुनाव प्रचार करने आएंगे, वे आम आदमी पार्टी को वोट मत देना, लोगों को आगाह करने आए हैं। तो किस पार्टी को वोट दे? आदमपुर के लोग हैं, किस पार्टी को और हम ये नहीं बताना चाहते हैं कि वो लोगों को जो पसंद आता है लोग उसको वोट दे सकते हैं। बेशक किसी को मत दे, कुएं में डाल दो, लेकिन आम आदमी पार्टी की जो वोट उनको दोगे तो इनके बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। इसलिए हम बेनती करते हैं इनको वोट। ठीक है, तो मैंने और बातें की, और भी बहुत बातें करनी है, मैं बाद में और वीडियो बनाते रहूँगा। और मेरे पास बहुत ऐसे आइडियाज़ हैं एक्चुअली, और मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ एक्चुअली कि आप मेरा सब्सक्राइबर बेस बनाइए। देखो, सुभाष चंद्र बोस ने क्या बोला था, मुझे खून दो मैं आपको आज़ादी दूंगा। तो मेरा नारा है, आप मुझे सब्सक्राइबर्स दो मैं आपको सिक्योरिटी दूंगा। कैसा रहेगा? तो आप मुझे सब्सक्राइबर्स दो, ठीक है? तो आपको अगर मेरी बातें अच्छी लगती तो आप अपने दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में मेरी बातें फैलाइए।